नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान। अब हो चुके हैं एसएससी के स्टूडेंट परेशान। 18 तारीख को चला है ट्रेंड मोदी रोजगार दो। क्या है ये ट्रेंड के पीछे का रीजन? क्यों हैं स्टूडेंट्स मोदी सरकार से परेशान? एसएससी ने ऐसी क्या क्या चीजें कर दी जिसके चलते स्टूडेंट्स इतने बड़े प्लेटफॉर्म ट्विटर पे आके अपना विरोध जायज कर रहे हैं? क्या रीजन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कौन कौन से रीजन है जिसको लेके हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सरकार के खिलाफ मोदी रोजगार दो ट्रेंड चला रहे हैं। क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, क्या क्या उनकी मांगे हैं और सरकार कहां कहां पे उन पे विफल हो रही है। पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वीडियो किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। जो मुद्दा है ये उस मुद्दे को समझाने के लिए वीडियो है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। मोदी रोजगार दो। बात हुई है कि एसएससी टीयर 2 का एग्जाम हुआ। पहले 14, 15, 16 और 18 को उसका एग्जाम हुआ। उसके बाद उसका रिजल्ट आया। अब हुआ क्या भाई साहब, देखिए, इन्होंने जब रिजल्ट आया हमारे में तो उसमें क्या किया कि कुछ बच्चों के 200 में से 200 नंबर भी आ गए। उसके बाद भी उनका जो फाइनल लिस्ट आई उसमें उनका नाम नहीं है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया कि भाई 100% नंबर आने के बाद भी नाम नहीं आ रहा है। जी, क्या हुआ कि 3 शिफ्ट में पेपर हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि पहले शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसको बना दिया डिफिकल्ट। फिर जो तीसरे शिफ्ट का पेपर आया जो 18 तारीख को था वो बना दिया बहुत ही ज्यादा आसान। अब इन्होंने एक फंडा लाया नॉर्मलाइजेशन का। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन इशू जो है एसएससी के अंदर, ये इन्होंने क्या किया। अब मान लो पहला पेपर, दूसरे पेपर इस लेवल के थे और तीसरा पेपर इस लेवल का था। अब क्या हुआ, पहले 2 पेपर के बच्चे ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो तीसरे लेवल का पेपर होगा जो आसान था उसको बच्चे आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इसके चलते क्या होता है, इन लोग के मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, इन लोग के मार्क्स कम आएंगे। तो एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन एक चीज लाया जिसके तहत जिन बच्चों को आसान पेपर मिला था वो चाहे जितने मार्क्स स्कोर करें उसमें से 60-70 नंबर तक कम कर देंगे। अरे भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किस बच्चे का कौन से शिफ्ट में पेपर पड़ा, क्या ये बच्चे के हाथ में है? नहीं ना। जब आप पेपर सेट करो तो आप तीनों को एक लेवल में करो। एक लड़के ने पूरे साल तैयारी की और आपको पता है कितनी मेहनत से होती है तैयारी। किसी ने पूरे साल तैयारी की, उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसका पेपर नॉर्मलाइजेशन के चलते उसके नंबर कर दिए कम। उसे थोड़ी ना पता था कि मेरा पेपर आसान दे दोगे तुम। वो तो भाई तैयारी पूरी करके गया था। इसके चलते बच्चों के जिनके पूरे पूरे मार्क्स आए वो लोग भी सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो ये इशू हुआ इनका नॉर्मलाइजेशन का, जिसको लेके स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खफा हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। और सही बात भी है भाई, जो लोग पेपर सेट कर रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि तुम पेपर को एक जैसा बनाओ हर किसी के लिए। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब का सभी को पता है कि इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ जॉब हर साल देंगे, लेकिन बेरोजगारी का क्या आलम है इस देश में आप सभी को पता है। इस देश में ट्विटर में जब ये ट्रेंड चल रहा है कि मोदी रोजगार दो, तो आप समझ सकते हो कि क्या इशू है, कितना ज्यादा परेशान है इस समय। एक तो कोरोना काल आया, उससे ऐसे ही कई लोगों की नौकरी चली गई, और उससे पहले जो आपके सरकारी नौकरियां थी वो धीमे धीमे कम होती जा रही हैं। एक समय था आपके आईबीपीएस और क्लर्क में लाखों में वैकेंसीज आया करती थी, आज आती हैं आपकी 6000 7000। एसएससी में जो वैकेंसीज हैं वो लगातार गिरती जा रही है। वैकेंसीज तो छोड़िए भाई साहब, आ ही नहीं रही हैं। पिछले कई सालों से तो वैकेंसीज ही नहीं आ रही हैं। किस्मत के भरोसे चल रहा है सिलेक्शन। अब किस्मत के भरोसे सिलेक्शन कैसे चल रहा है ये जानो। क्या होता है, अभी आपको एक एग्जांपल दूं कि आपका जीडी कांस्टेबल का एक एग्जाम हुआ था 2018 में, आज आ गया 2021, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। अब सोचो वो बच्चे तब से लेके अब तक बेचारे इंतजार कर रहे हैं। 2019 का जो नोटिफिकेशन होता है, जो जॉब होती है, उसको आप निकालते हो 2020 में, उसका रिजल्ट भी आप क्लियर नहीं कर पाते हो। एसएससी सीजीएल जो 2018 था उसका फाइनल रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं आया। किस्मत के भरोसे सिलेक्शन हो रहा है, बच्चा आता है। आपको पता है जो भी लोग दूसरे शहरों में जाके पढ़ाई करते हैं कितना कठिन है उनका जीवन, कैसे कैसे वो परिवार से आते हैं, कैसे कैसे वो अपना खर्चा चलाते हैं, यहाँ पे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, और इस उम्मीद में कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन होता क्या है, आखिरी में जॉब मिलना हो जाता है मुश्किल। क्यों? क्योंकि उनका सिलेक्शन ही नहीं होता है। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इन एसएससी, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम। अच्छा देखो, मैं आपको बता दूं, एग्जाम बॉडीज हमारे देश की खराब नहीं है। आप देखोगे चाहे आईआईटी जेईई हो, चाहे नीट हो,
चाहे आईबीपीएस हो आपका, चाहे एनडीए हो, यूपीएससी हो, ये सब भी तो एग्जाम करवाते हैं। लेकिन इन लोग के एग्जाम में एक ट्रांसपेरेंसी होती है, एक मतलब कि वैधता होती है। आप देख सकते हो कि हाँ जैसे एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट सही सही आ रहा है। लेकिन एसएससी, रेलवे और जो अदर स्टेट एग्जाम होते हैं, इनमें क्या हो जाता है भाई, आप 2008 आपने कहा कि हम ऑनलाइन एग्जाम करवाएंगे, 6 महीने के अंदर वो क्लियर हो जाएगा। 5-5 साल तक वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। वैकेंसीज नहीं आ रही हैं आपकी, जो पुरानी वैकेंसीज है वो नहीं भरी जा रही हैं। मैं तो आपको बताऊं कि नॉट कंडक्टिंग एग्जाम ऑन टाइम, जैसे कि इसमें भी बता रहा है यही चीज कि टाइम पे एग्जाम ही नहीं होते। आप भाई आपने निकाल दिया वैकेंसी आएंगी। अब आप लोगों ने देखा होगा लेखपाल की वैकेंसी कितने टाइम से निकली हुई कि आएगी आएगी आएगी, लेकिन आएगी कब नहीं पता, ये चल रहा है। एक होना चाहिए वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट होना चाहिए। अब आपको ये पता होगा कि जैसे और एग्जाम होते हैं इसमें वेटिंग लिस्ट होती है। अब इसमें क्या होता है, पहला एग्जाम हुआ 2018 में, अब लड़के ने आया 2018 का एग्जाम दे दिया, लेकिन उसका रिजल्ट आउट नहीं हुआ। 2019 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, तो लड़का तो वेट करेगा नहीं कि हमने 2018 में दिया तो उसी के वेट में बैठूंगा। भाई साहब वो दूसरा एग्जाम दे देगा। उसने दिया 2019 में एग्जाम, उसका भी रिजल्ट नहीं आया। फिर उसने दिया 2020 में भी एग्जाम, उसका भी रिजल्ट नहीं आया। अब 2020 में कहीं जाके 2018 का उसका एग्जाम का रिजल्ट आया और पता चला लड़का हो गया उसमें पास, उसमें हो गया सेलेक्ट। अब वो एग्जाम तब तक 2019 और 2020 का दे चुका है, और उसने कहा जब सिलेक्शन हुआ 2018 में तो उसने जाके वहां पे सीट ले ली। लेकिन बाद में जब 2019 और 2020 का भी एग्जाम आया तो उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन यहां पे वो सीट जाएगी व्यर्थ। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी जाके कहीं पे 2018 में एडमिशन ले चुका है। तो इसके चलते लोगों का ये कहना है कि वेटिंग लिस्ट ले आओ एटलीस्ट। भाई वेटिंग लिस्ट अगर तुम ले आओगे तो उससे क्या हो जाएगा कि तुम्हारा जो एग्जाम है, जो बच्चा नहीं आ सकता है, जो अटेंड नहीं कर सकता, ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता, उसकी जगह जो नीचे चल रहे हैं एटलीस्ट उनको मौका मिलना है। पहली चीज तो आप टाइम पे एग्जाम करवाओगे तो ये परेशानी नहीं आने वाली वेटिंग लिस्ट। यार इंसान 2018 में आया, आप खाली ये मत देखो ना कि कोचिंग कर रहा है तो उसकी फीस कितनी दे रहा है, आप ये भी तो देखो कि साल भर का उसका पूरा टाइम, उसका पूरा पैसा, उसका रहना खाना सब कुछ लग जाता है दांव पे। और हम लोग यहां पे वेट करते आते कि जॉब कब आएगी। एज रेकनिंग इशू विद एसएससी, ये होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब क्या होता है, 2019 की जो जॉब होगी उसको कब निकालेंगे नोटिफिकेशन, 2020 में। अब क्या करते हो, जब आप 2019 की वैकेंसी 2020 में निकाल लो तो भाई एज भी 2019 वाली रखो, क्योंकि वैकेंसी तब की है, लेकिन आप एज लिमिट लेते हो 1 अगस्त 2020 से। अब क्या होता है, जो लोग एज पे हैं, जैसे बाई चांस मान लो किसी की 30 साल एज लिमिट है, अब कोई लड़का है 29 साल का 2019 में, वेट कर रहा है कि इसकी वैकेंसी आएगी मैं निकाल दूंगा, लेकिन आप 2019 वाली वैकेंसी निकालोगे 2020 में, और इससे क्या हो जाएगा 2020 का 1 अगस्त आप ले लोगे, तो भाई वो उस लड़के की तो एज पार हो गई, लेकिन वैकेंसी तो 2019 की है ना। इससे क्या होता है, कई सारे लोग जो एज पे होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड, बहुत सारी चीजें खराब होती हैं। समझे, सरकार को ये हमारा एक एजेंडा है जिसको हम कहना चाहते हैं कि इस पे ध्यान दे। दूसरी चीज, 5 साल तक भर्ती और एग्जाम लटकते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जीडी कांस्टेबल वाला आया 2018 का है, अभी तक ओपन नहीं हो पाया है वो। आपने कहा था ऑनलाइन एग्जाम लाओगे तो इसको हम 6 महीने के अंदर कंप्लीट करवा देंगे। भाई जब आईबीपीएस, एनडीए, यूपीएससी जब ये करवा सकते हो तो एसएससी में किस चीज की कमी है? भाई इतनी बड़ी संस्थान है, आप सभी को पता है। आप लोग को एक वो वाला किस्सा भी मैं बताऊं, याद होगा 2017 में भी एसएससी के ऊपर ऐसे ही हुआ था। एसएससी ऑफिस था, वहां पे कई लोगों ने आके धरना दिया था, लेकिन हमारे देश की महान मीडिया, उस समय श्रीदेवी जी का देहांत हुआ और उन्होंने उतने बड़े स्टूडेंट एगिटेशन, जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, उसको छोड़ के चले गए श्रीदेवी को कवर करने के लिए, और वो वाला मुद्दा वहीं पे बैठ गया। ये 2017 की बात है, आप सबको वो चीज पता होगी। और आज फिर वैसा ही हो रहा है। 25 तारीख को मोदी रोजगार दो ट्रेंड की क्रांति आने वाली है दोस्तों। आपको, हमको और सबको इस क्रांति में पार्टिसिपेट करना है कि सरकार को हमारी बात सुनाई दें, सरकार को ये समझ में आए कि भाई जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, देश का भविष्य बनना चाह रहा है, उसके भविष्य के साथ क्या हो रहा है, ये चीज समझो दोस्तों। तो 5 साल तक, बेचारे 4 साल तक इंसान कोशिश करता रहता है, उसकी जॉब हाथ में नहीं आती है। इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे, इसी के तहत क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। इस समय तो हालत ऐसी हो गई कि भाई आप अच्छी डिग्री लेके जॉब नहीं पा रहे हो। सरकारी नौकरियां होती जा रही हैं कम, प्राइवेट में आ गया, हर चीज प्राइवेट होती जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा अभी 4 बैंक जो हैं और होने जा रहे हैं प्राइवेट।
सरकार ने जो कि ये कहा है कि 1,28,000 4 बैंक जो हमारे प्राइवेट होंगे, इंडियन ओवरसीज बैंक है उसमें, और आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ऐसे करके जो टोटल 4 बैंक प्राइवेटाइज होने आ रहे हैं, उससे 1,28,000 लोगों की नौकरी पे खतरा आ जाएगा। ऑल्दो संसद में सरकार ने यह कह दिया कि हम इन लोग की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन भाई साहब आप ये अभी कह रहे हो ना, प्राइवेट होने के बाद आपके भी हाथ में कोई चीज नहीं है, हमारे हाथ में भी कोई चीज नहीं है। ईडब्ल्यूएस सरकार लेकर आई, जब हमें याद है मध्य प्रदेश का चुनाव हारी थी, तो उसके बाद ये बड़ा चला था कि नोटा दब गया, नोटा दब गया, जिसके चलते लेकर आई ईडब्ल्यूएस कोटा। ईडब्ल्यूएस क्या होता है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये जनरली एक जनरल कैटेगरी के लिए कोटा या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। भाई आप खुद ही अपने कोटे में बोल रहे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लेकिन आप एग्जाम फॉर्म में तो फीस में कोई रियायत दे नहीं रहे उनको। भाई जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आप पहले एक एग्जाम, जैसे आपका आईबीपीएस का एग्जांपल ले लो, पहले वो हुआ करता था 600 रुपए के लमसम, आज वो बढ़ के हो गया है 850 रुपए, 250 रुपए बढ़ा दिया। या ऐसे ही और फॉर्म आपने वो कर दिया। वो छोड़ो, आपका नॉर्मलाइजेशन वाला मैंने बताया था जो मुद्दा सबसे पहले, इसमें क्या होता है, एग्जामिनर जानबूझ के क्वेश्चन गलत सेट कर देता है, क्वेश्चन गलत सेट करता है, इसके बाद बंदा रिप्रेजेंटेशन के लिए 100 रुपए भरे। भाई देखो बात 100 रुपए की नहीं है। पहली बात तो यह है कि अब लड़का एग्जाम देने बैठा है, उसके सामने भाई कुछ टाइम में उसको इतने सवाल अटेंड करने हैं। अब आपने एक क्वेश्चन गलत दे दिया, क्वेश्चन गलत दे दिया, लड़का भाई उसी क्वेश्चन में लगा हुआ, उसका वो टाइम भी तो वेस्ट हुआ। क्या पता उतने टाइम में वो कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, उसका सिलेक्शन बदल जाता। ये क्या मजाक है? आप खुद सोचो ना, आप इतने साल साल में वैकेंसी ला रहे हो, आप इतने साल साल में आके उसका पेपर सेट कर, उसके बाद भी आपसे सवाल गलत हो जा रहा है। ये तो सरासर धांधली हुई ना। इसका जवाब कौन देगा? उस लड़के का भविष्य जो बिगड़ गया, उसका जवाब कौन देगा? यूपी ट्रिपल एससी में पिछले 4 सालों में कोई भी भर्ती नहीं आई भाई साहब। सोचो, लास्ट आपकी जो भर्ती आई थी वो 2017 से पहले ही आई थी, वो भी जब यूपी में किसी और की सरकार थी, उसके बाद नहीं आ रही। और पेपर माफ करिएगा, पेपर में आ जाता है कि रोजगार आ रहा है, रोजगार आ रहा है। देखिए हमारी मांगे क्या है एसएससी से, कुछ बहुत बेहद सिंपल मांगे हैं। रिलीज एसएससी सीजीएल मार्क्स, आप कट ऑफ लिस्ट तो देते हो, उसके साथ मार्क्स भी दो, लड़के को पता चले कि हमारे मार्क्स कितने आए हैं। क्लैरिफिकेशन ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क इशू, ये जो आपने नॉर्मलाइज्ड वाला क्या, इसको क्लियर करो, क्योंकि भाई ये नहीं चल सकता। आपने 3 शिफ्ट रखे, आप हो रखने वाले एग्जाम, आप डिसाइड करो कि तीनों का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा हो। ये मत करो कि 2 को आपने इतना हाई कर दिया और 1 को एकदम नीचे कर दिया। इससे परेशानी क्या होती है भाई, 2 लोग और वो जो तीसरा बंदा है वो सब एक जैसा पढ़ के जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारी किस्मत में आसान वाला लिखा है कि डिफिकल्ट वाला लिखा है। वो तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब भाई ये पढ़ने में बहुत तेज था, इसने अच्छे मार्क्स ले आया, शायद ये कठिन वाले में जाता तब भी अच्छे मार्क्स ले आता, लेकिन इसको नॉर्मलाइज के चलते में 60-70 नंबर आपने ऐसे ही कम कर दिए। तो इस चीज को क्लियर करिए। उसके बाद यूनिफॉर्म डिफिकल्टी लेवल अक्रॉस मल्टीपल टियर 1 शिफ्ट, यही चीज जो मैंने बताया कि 3 शिफ्ट या 4 शिफ्ट या 5 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो सारी शिफ्टों को एक जैसी डिफिकल्टी लेवल रखो। टियर 2 के जो एग्जाम होते हैं आपने 3 शिफ्ट में रखे, इस बार आपने 15, 16, 18 को रखे, इसको एक ही दिन में करो। भाई टियर 2 में तो इतने लोग नहीं जा रहे हैं, तो टियर 2 में तो कम से कम एक दिन में करो कि एक ही जैसा एग्जाम सबका आएगा और सबके सब हमारे क्लियर होंगे, अच्छे से रिजल्ट आएंगे। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इन एसएससी, रेलवे एंड अदर एग्जाम, जैसे कि मैंने बताया कि आपका चाहे एनटीए करवाता हूं, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आईबीपीएस हो, एनडीए हो, या और भी जितने इस टाइप के एग्जाम होते हैं, जब इनमें ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, इनमें अच्छे से एग्जाम हो सकता है, तो एसएससी तो एक बहुत बड़ा संगठन है, ये क्यों नहीं कर रहा है इस चीज को? ये हमारा मुद्दा है। दूसरा, वेटिंग लिस्ट इन ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। वेटिंग लिस्ट ये बहुत जरूरी चीज है। इसके पीछे का रीजन तो मैं बताऊं, सरकार की भी बहुत सारी जो एक रोजगार देने वाली बात है वो भी उनके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगी। क्यों? अगर आपने वेटिंग लिस्ट ला दिया तो 2018 में जिसका सिलेक्शन हो चुका है, जो 2020 तक वेट करता, जब वो 2018 की सीट ले लेगा, तो जब वो यहां से सीट खाली कर देगा तो इसकी जगह नीचे वाले को किसी को मौका मिल जाएगा। उसका 1 साल की पढ़ाई, 1 साल की मेहनत बर्बाद होते होते रह जाएगी अगर वेटिंग लिस्ट सरकार ले आ जाती है। एज का इशू, जैसे कि 2019 का पेपर अगर आप 2020 में नोटिफिकेशन ला रहे हो तो एज में भी रियायत दो। इवन मैं तो ये कहूंगा एक्स्ट्रा आइटम जो लास्ट है, जैसे यूपीएससी ने इस बार किया कि 2020 में कोरोना के चलते जो लोग एग्जाम नहीं दे पाए उनको एक एक्स्ट्रा आइटम दे रही है, तो इसी तरह से एसएससी को भी ये चीज सोचनी चाहिए। भाइयों, हम और आप ही हैं जो ये आवाज उठा सकते हैं, ये आपके हक की आवाज है, आपके मुद्दे की आवाज है।
भाई देखो, आप तैयारी करो, हम पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि दोनों की कितनी मेहनत लगती है, तब जाके कहीं एक लड़का सरकारी नौकरी पाता है। उस सरकारी नौकरी में खाली उस लड़के का हक नहीं होता है, उसके परिवार वालों का, उसके घर वालों का, उसके दोस्तों का, वो जहां रह रहा है, वो जिनसे पढ़ रहा है, सबकी मेहनत लगी होती है। कितनी चीजें सेक्रीफाइस करता है वो लड़का, तब जाके एक सरकारी नौकरी पाता है। और कुछ छोटी छोटी गलतियों के चलते जब वो सपना टूट जाता है ना, तो बहुत बुरा होता है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा, मोदी रोजगार दो, ये ट्रेंड को ज्यादा से ज्यादा करो। हमारे जैसे और भी कई सारे चैनल हैं और भी कई सारे लोग हैं जो इसके ऊपर बता रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि इस वीडियो में आपको स्पष्टता से सारे पॉइंट्स बताऊं कि क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मांगे हैं हमारी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी राय है तो उसको कमेंट करके हमें नीचे बताओ इस के ऊपर कि आप और कौन सी मांगे लाना चाहते हो, हम उनको भी ऐड करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी करिएगा। और मोदी रोजगार दो ट्रेंड होना चाहिए 25 फरवरी को सुबह 11 बजे से। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपसे यही कहूंगा, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।